वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी उर्दू के बुक के। आज हम जो हिस्सा दोम जो है एनसीईआरटी की जो बुक है, उसके कुछ जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम सॉल्व करेंगे। स्टेट के सिलेबस में उर्दू के जो चैप्टर्स शामिल है, उन सारे चैप्टर्स को हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें हिस्सा अव्वल पूरा कवर हो चुका है आपका, हिस्सा दोम भी कवर हो चुका है और एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस इस पार्ट में पूरी बुक के कवर हो जाएंगे। इसके अलावा सीयूईटी पीजी उर्दू का सिलेबस वो भी हम लोग कवर करेंगे। आरपीएससी यूपी में जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी सिलेबस हम कवर करेंगे और रीट एग्ज़ाम का भी। कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह हम जो क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ तक हम लोगों ने जो ऊपर है, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन है अगला कि सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया था। आंसर है कि सोमदत्त के बाप की मौत के बाद उसके लालची रिश्तेदारों ने क्या किया था, सोमदत्त की माँ से सब कुछ छीन लिया। इस बात से डर करके वो अपने बेटे सोमदत्त को लेकर वहाँ से चली गई। इस डर से जो है वो सोमदत्त की माँ जो थी वो वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली गई थी, यानी सोमदत्त को, क्योंकि रिश्तेदारों ने क्या किया था, उसकी माँ से सब कुछ छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने उससे क्या कहा। आंसर है कि मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है, वो होनहार, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है। वो होनहार नौजवान को कारोबार के लिए रकम उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। ये कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए जो है आपको चैप्टर वो भी पढ़ना चाहिए। इससे पहले की वीडियोस में सारे पूरे चैप्टर्स हैं जो स्टेट के सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक के जितने भी सिलेबस हैं उर्दू के, वो सब जो है वो आपको यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर कवर करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि TR4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों कर रहा था। यानी उसके पास जो थे दूसरे ताजिर भी आया करते थे उधार लेने के लिए, तो उनमें से एक ताजिर आया था और उस पर जो ताजिर जो था वो एक नौजवान आया था, उस पर गुस्सा कर रहा था। तो क्यों कर रहा था, आंसर देखिए, क्योंकि उसने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया था और असल रकम भी गंवा बैठा था। वो उसको कह रहा था कि तुम जानते ही नहीं कि कारोबार कैसे किया जाता है। देखो, ताजिर ने एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक होशियार आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर पैसा कमा सकता है। और सोमदत्त जो था वो गया था पैसा लेने के लिए, और उसने देखा कि ताजिर जो है वो उस आदमी को डांट रहा है और ये बात कह रहा है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर की। इस बात से वो बहुत मुतासिर हुआ। तो देखिए आगे क्या करता है सोमदत्त ये बात सुनने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया था। तो आंसर है, अपनी होशियारी और मेहनत से वो कारोबार में तेजी से तरक्की करता गया। कुछ ही सालों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा। सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया। आंसर है, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, यानी सोमदत्त ने कहा मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ सेठ जी। उसने सर झुकाकर कहा, आपने मुझे राह दिखाई। यानी वो सोमदत्त जो होता है वो मरा हुआ चूहा लेकर आ जाता है और वो उससे अपना जो तिजारत शुरू करता है। वो बिल्ली को खिलाने के लिए कोई इंसान उससे ले लेता है, फिर ऐसे करते करते वो उसका जो कारोबार है वो बढ़ता है। यानी ये कहानी बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है कि आदमी पहले हर जगह कैसे आता जाता था। ये दूसरे चैप्टर की कहानी है। आंसर है कि पैदल ही आता जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इंसान किन जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था, यानी पहले जब इतनी ज़्यादा सहूलत नहीं थी। इसका आंसर है कि हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेता था। सबसे पहले इंसान ने क्या इजाद किया। आंसर है पहिया। दो पहियों की मदद से गाड़ियां भी बना ली। भाप से चलने वाला
इंजन जो है उसने बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्टन भाप के इंजन से क्या चलाना चाहता था? आंसर है कि फिल्टन भाप के इंजन से पानी की कश्ती चलाना चाहता था। इस चैप्टर में पूरा आपको बताया गया कि इंसान ने पहले क्या चीज़ बनाई, फिर इंजन कैसे उसने बनाया, भाप से चलाने कश्ती को कैसे इंजन जो है वो किसने बनाया और कब बनाया, ये सब कुछ है। भाप से चलने वाले इंजन में किसने तब्दीलियाँ की थी? आंसर है जेम्स वॉट नाम के आदमी ने जो है वो भाप से चलने वाले इंजन में चेंजिंग की थी, तब्दीलियाँ की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? तो इसका आंसर है कि जॉर्ज स्टीफंस ने। ठीक है, जॉर्ज स्टीफंस ने ये काम पूरा किया था, यानी इंजन से गाड़ी जो खींचने का काम पूरा किया था ये जॉर्ज स्टीफंस ने किया था। इंजन बनाया किसने था? वो किसी और ने बनाया था। किसने बनाया था? तो जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? आंसर है 1903 ईस्वी में वल्बर राइट यानी कि वल्बर राइट और ऑरवेल राइट ने एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी, यानी कि उन्होंने एरोप्लेन जो है वो बनाया था। किसने? वल्बर राइट और ऑरवेल राइट ने। सबसे पहले हवाई जहाज कब उड़ाया गया? क्वेश्चन है सबसे पहले हवाई जहाज कब उड़ाया गया? आंसर है 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचने वाली इंजन के बाद इंजन से गाड़ी खींचने और पहली रेलगाड़ी किसने बनाई थी? यानी कि गाड़ी जो थी वो इंजन के ज़रिए खींची जा रही थी, लेकिन इंजन के बाद जो गाड़ी के बाद से फिर इंजन से गाड़ी खींचने वाली पहली रेलगाड़ी, यानी कि छोटी मोटी गाड़ियाँ खींची जा रही थी लेकिन रेलगाड़ी जो है वो भी इंजन के ज़रिए जो खींची जा सकती है, ये किसने बनाई थी? तो आंसर है जॉर्ज स्टीफंस ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नील गगन में तारे किसकी नज़्म है? नज़्म है शरीफ अहमद शरीफ की नज़्म है नील गगन में तारे। उसके बाद है शायर ने रात को चादर को मैली क्यों कहा है? यानी कि शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? आंसर है हर तरफ अंधेरा फैलने की वजह से, यानी जब रात होती है तो वो पूरे में अंधेरा फैल जाता है। तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा होता है, यानी कि उसका नज़ारा कैसा होता है? आंसर है जैसा कि आसमान में हीरे मोती चमक रहे हों। बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है? तो शायर ने कहा है कि दीप कभी बुझते और जलते। ऐसा लगता है कि कभी कभी जो तारे निकलते और छुपते हैं, ऐसा लगता है कि कभी दीप जलते हैं और कभी बुझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात का आंचल किसे कहा गया है? आंसर है आसमान को रात का आंचल कहा गया है। यानी जब अंधेरा हो जाता है तो आसमान जो है जब तारे निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में ऐसे कोई आंचल हो, जैसे होता है ना कि दुपट्टे वगैरह पे जो कढ़ाई होती है ये पूरे में फैला हुआ रहता है, वैसे ही। अगला क्वेश्चन है शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? आंसर है जुगनू जैसे दमक रहे हैं इसलिए। जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी? ये अगला चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। जंगल पर हुकूमत किसकी हो, यानी जानवर आपस में लड़ाई कर रहे थे कि किसकी हुकूमत है। उड़ने वाले परिंदे कहते थे कि हमारी और जानवर कहते थे कि हमारी है। तो जंगल पर हुकूमत किसकी हो, इसलिए लड़ाई हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर से कि चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया था? तो इसका आंसर है परिंदों के पास गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ को परिंदों ने अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया? आंसर है इसका कि परिंदों ने उससे कहा मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने, क्योंकि वो कभी परिंदों को बुद्धू बनाता था और कभी जानवरों को। बस देख चुके हम तुमको, हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान चूहों के होते हैं, बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। यानी जो जीतता था उनमें वो उनके साथ हो जाता था। तो जब वो परिंदों के पास गया तो परिंदों ने उससे कहा कि हम नहीं तुम्हें अपने साथ रख सकते, बल्कि तुम्हारी तुम्हारी चोंच नहीं है और तुम्हारे कान भी हैं। ये सारी बातें जो हैं ये हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? जब चूहा के पास चमगादड़ गया, यानी जब परिंदों ने उसको जानवरों के ग्रुप में भेज दिया तो क्या कहा?
चूहे भी हंसे और बोले, आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं। ठीक है, चूहे कहते हैं तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते। चूहे ने उसको जो है शामिल करने से मना कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी से क्या सबक मिलता है। आंसर है कि मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। यानी जो चमगादड़ रहता है वो जो जीतता है उसी के साथ हो जाता था। यानी कि वो धोखा देता था दोनों को। कभी कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए दोनों पार्टी ने उसको जो है अपने ग्रुप में लेने से मना कर दिया था। आखिर में वो अकेला पड़ गया था। इस कहानी में, पूरी कहानी में ये बताया गया है कि ऐसे ही चमगादड़ जो है वो उल्टा पेड़ पे लटक रहा है और यानी कि उसका कोई भी नहीं है। यानी जो मौका परस्त होता है, धोखेबाज होता है, उसका कभी भला नहीं होता और कोई उसका अपना नहीं रहता। तो चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए। चैप्टर जो है, सारे चैप्टर्स आपको एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है सालिम अली। सालिम अली को बचपन से किस बात का शौक था? तो आंसर है पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद चरिंद परिंद बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी छोटी बड़ी हसीन और खूबसूरत चिड़ियों से उसको खास दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में प्रवास करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगुला, बया, हुदहुद, मैना और तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता था। इनको माहिर तुयूर भी कहा जाता है, यानी कि जो परिंदों का माहिर हो, उसमें महारत रखता हो। सालिम अली का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरा करता था? तो मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता था। सालिम अली के चचा उन्हें कहाँ ले गए और क्यों? मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए, चिड़ियों की दिलचस्पी देखकर। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली ने किन मुल्कों की सैर की थी? आंसर है बर्मा और जर्मनी की। ये जो चैप्टर है सालिम अली का, ये जो SCRT है, जो सिलेबस है, स्टेट का जो सिलेबस है, उसमें भी ये शामिल है। स्टेट की बुक में ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो NCERT में भी शामिल है। बस ये है कि इसमें ज़्यादा आपको वजाहत मिल जाएगी NCERT में, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बिहार का SCRT की बुक और NCERT की बुक्स दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे लास्ट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि हुकूमत हिंद ने सालिम अली को किन एजाज़ात से नवाजा था? आंसर है दुनिया के माहिर परिंद बना दिया और 1958 ईस्वी में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा था उनको। यानी कि माहिर परिंद या माहिर तुयूर भी बोलते हैं। तुयूर अरबिक वर्ड है और परिंदे को जो है तुयूर बोलते हैं। तायर एक परिंदा, तुयूर की जो है वो जमा है, यानी कि ज़्यादा है ना, प्लूरल जिसे बोलते हैं ज़्यादा, सिंगुलर एक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सालिम अली की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? आंसर है 12 नवंबर 1892 पैदाइश हुई इनकी और 1983 में इनकी वफ़ात हो गई थी। याद रखिएगा, 1892 में इनकी पैदाइश हुई है और 1983 में इनकी वफ़ात हुई है। अगला क्वेश्चन है फूलों की क्यारी किसे कहा गया है? तो ये नज़्म है, नज़्म के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो उर्दू ज़बान को जो है वो फूलों की क्यारी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है उर्दू का भारत से क्या रिश्ता है? उर्दू का भारत से क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर है कि भारत उसका मस्कन है, उसका गुलशन है। मस्कन कहते हैं रहने की जगह को, ठीक है। यानी कि भारत जो है रहने की जगह है उर्दू की और उसका गुलशन है, यानी कि वो भारत में ही उर्दू जो है वो खिला और ये सब कुछ। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया? आंसर है पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे, कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे। ये अगला चैप्टर है, बच्चे चिड़ियाघर की सैर पर जाते हैं, तो उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? तो आंसर है चिड़ियाघर गए थे ये। माहौल और फ़िज़ा से क्या मुराद है? माहौल और फ़िज़ा किसे बोलते हैं? आंसर है कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़िज़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? आंसर है हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बया और उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे? आंसर है चिड़ियाघर का मंजर देखकर, यानी कि इतना उनको मतलब खूबसूरत लगा था और वहाँ पर
जो है परिंदों की चहचहाने की आवाज़ थी और शांति थी, पॉल्यूशन नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो आज जो है वो एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की बुक है जान पहचान, वो हिस्सा 2 उसके एमसीक्यूज़ पूरी बुक के जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग सारी वीडियोज़ ज़रूर देखिए। बीपीएससी टीआर 4 और स्टेट की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के बुक्स में वो चैप्टर शामिल होते हैं। अगर आप उसको पढ़ते रहते हैं कभी-कभी तो वो आपको कहीं न कहीं जो फ़ायदा ज़रूर उससे आपको मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को अरबिक सीखनी है स्टार्टिंग जो बिगनर कुछ-कुछ चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, तो आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।